तो आज का हमारा डीप डाइव एक बहुत बड़े सवाल पर है। इज़राइल एक छोटा सा देश जो मतलब हमेशा से मुश्किल पड़ोस में रहा है, वो एक ग्लोबल मिलिट्री और टेक सुपर पावर बना कैसे? हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि कहानी सिर्फ विदेशी मदद या सिर्फ फौजी ताकत की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। असली वजह एक अनोखा सिविल मिलिट्री फ्यूजन है, जहां जिंदा रहने की चुनौती ही एक तरह से इनोवेशन और इकोनॉमी को जन्म देती है। सही बात है। तो आज का मिशन है इजराइल की ताकत के 3 पिलर्स को समझना, उसकी मिलिट्री सोच, उसकी टेक इकोनॉमी और इसमें समाज का क्या रोल है। चलिए इसे अनपैक करते हैं। बिल्कुल, और इसकी जड़ें मतलब एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत में है, जिसे गुणात्मक सैन्य बढ़त या QME। हाँ, QME। देश के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ये बात शुरू में ही समझ गए थे कि इजराइल एक भी जंग हारने का रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि एक हार का मतलब देश का अंत हो सकता था। एग्जैक्टली। एक हार का मतलब था देश का विनाश। तो ये जो QME सिद्धांत है, इसके 3 पहलू मुझे बहुत दिलचस्प लगे। पहला, रक्षात्मक रणनीति लेकिन कार्रवाई आक्रामक। मतलब लक्ष्य देश की रक्षा करना है, पर तरीका है युद्ध को दुश्मन के इलाके में ले जाना। हाँ, और वो भी तेजी से। हाँ, जो दूसरा पॉइंट है, छोटे युद्धों की जरूरत, क्योंकि इकोनॉमी रिजर्व सैनिकों पर निर्भर है, तो लंबे युद्ध देश को पंगु बना सकते हैं। इसीलिए तेज और निर्णायक जीत जरूरी है। और तीसरा, प्रीएम्पशन, मतलब खतरे के सिर पर आने का इंतजार मत करो, पहले हमला करो। जैसे 1967 का युद्ध या 1981 में इराक के परमाणु रिएक्टर पर हमला। ये सब इसी सोच के उदाहरण हैं, और यही सोच जमीन पर टेक्नोलॉजी में बदल जाती है। आयरन डोम की तरह। बिल्कुल। आयरन डोम सिर्फ एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। इसका जो एल्गोरिदम है वो ये तय करता है कि कौन सा रॉकेट आबादी वाले इलाके में गिरेगा। अच्छा। और सिर्फ उसी को नष्ट करता है। इसीलिए इसकी सफलता दर 95% से ज्यादा है। तो मतलब ये हर रॉकेट पर एक महंगी मिसाइल बर्बाद नहीं करता। और अब तो सुनने में आ रहा है कि वो इससे भी एक कदम आगे जा रहे हैं, आयरन बीम। हाँ, आयरन बीम समझिए भविष्य है। वो एक लेजर सिस्टम है। लेजर। हाँ, तो जहां आयरन डोम हजारों डॉलर की मिसाइल इस्तेमाल करता है, वही आयरन बीम बस कुछ डॉलर की बिजली से खतरे को खत्म कर देता है। कमाल है। ये तो डिफेंस के पूरे अर्थशास्त्र को ही बदल देता है। बिल्कुल। पर ये तकनीक ये आती कहाँ से है? यहीं पर हमारे स्रोतों में एक बहुत ही दिलचस्प जिक्र है यूनिट 8200 का। यूनिट 8200 इजराइल का कह सकते हैं सीक्रेट हथियार है। ये उनकी सिग्नल इंटेलिजेंस यूनिट है, अमेरिका की NSA जैसी। अच्छा। पर फर्क ये है कि यहाँ 18-19 साल के लड़के लड़कियां देश के सबसे मुश्किल साइबर समस्याओं को हल कर रहे होते हैं। बस 18 साल के? हाँ, ये सोचने वाली बात है। हाँ, उन्हें बहुत कम उम्र में जबरदस्त जिम्मेदारी और रिसोर्स दिए जाते हैं। तो फिर जब ये सैनिक सेना छोड़ते हैं तब क्या होता है? तब होता है असली जादू। यही लोग बाहर आकर चेक पॉइंट, वेज, हाँ, जो हम सब यूज करते हैं। हाँ, वैसी कंपनियां बनाते हैं। सेना मानो देश की सबसे बड़ी टेक इंक्यूबेटर बन जाती है। और यहीं पर शायद सरकार की भूमिका भी आती है। बिल्कुल। ये सिविल मिलिट्री फ्यूजन इकोनॉमी को भी ताकत देता है। 1993 में योजना नाम का एक प्रोग्राम शुरू हुआ। सरकार ने विदेशी निवेशकों का जोखिम कम कर दिया और देश में वेंचर कैपिटल उद्योग की नींव रखी। और आज इजराइल GDP के प्रतिशत के हिसाब से VC निवेश में दुनिया में नंबर 1 है। हाँ, और ये कमजोरी को ताकत बनाने वाली बात हर जगह दिखती है। जैसे पानी की कमी। सही, पानी की कमी थी तो दुनिया की सबसे उन्नत डिसैलिनेशन और जल पुनर्चक्रण तकनीक विकसित कर ली। आज इजराइल अपने 86% गंदे पानी को रिसाइकल करता है। 86%, ये तो दुनिया में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा। और यही कहानी ऊर्जा की भी है। दशकों तक उनके पास तेल नहीं था, फिर विशाल गैस भंडार मिले। आज वो न केवल ऊर्जा में आत्मनिर्भर है, बल्कि मिस्र, जॉर्डन और यूरोप को गैस निर्यात करके इसे अपनी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण उपकरण बना चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर संकट एक अवसर बन गया। सैन्य आवश्यकता तकनीकी नवाचार को जन्म देती है, जो एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाती है, और वो अर्थव्यवस्था फिर से सेना को ताकत देती है। बिल्कुल, ये एक आत्मनिर्भर चक्र है। ये एक ऐसा चक्र है जो बाहरी दबाव से और तेज घूमता है। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से सारांशित किया है। सैन्य जरूरतें, तकनीकी दिमाग, स्मार्ट कैपिटल और सरकारी नीतियां, ये सब मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाते हैं जो लगातार खुद को और मजबूत करता जाता है। तो हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं।
ये पूरा मॉडल, जैसा हमने देखा, बाहरी दबाव और अस्तित्व के संकट पर बना है। लेकिन हमारे स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि आज कई इजरायली लोग बाहरी दुश्मनों से ज्यादा देश के अंदर के राजनीतिक और सामाजिक विभाजन को एक बड़ा खतरा मानते हैं। ये एक बहुत जरूरी बात है। तो सोचने वाली बात ये है, क्या एक ऐसी प्रणाली जो बाहरी खतरों से निपटने के लिए इतनी कुशलता से बनी है, अपने ही आंतरिक तनाव का सामना कर पाएगी?